स्वदेशी स्टेल्थ मिसाइल डेस्ट्रॉयर जहाज आईएनएस विशाखापट्टनम आज भारतीय नौसेना में शामिल हो रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में मुंबई डॉकयार्ड में आयोजित होने वाली कमीशनिंग सेरेमनी में आईएनएस विशाखापट्टनम को भारतीय नौसेना में शामिल किया जा रहा है, जबकि 4 दिन बाद ही यानी कि 25 नवंबर को स्कॉर्पियन क्लास की चौथी पनडुब्बी आईएनएस वेला भी देश की समुद्री ताकत को बढ़ाने के लिए शामिल हो रही है। इसी महीने आईएनएस विशाखापट्टनम और आईएनएस वेला भारतीय नौसेना में शामिल होने जा रहे हैं। आईएनएस विशाखापट्टनम को मुंबई स्थित मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड एमडीएल ने तैयार किया है। ये नौसेना के प्रोजेक्ट 15B का हिस्सा है, जिसके तहत 4 स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डेस्ट्रॉयर युद्धपोत का निर्माण एमडीएल में तैयार किया जा रहा है। इस क्लास के 3 दूसरे युद्धपोत मोरमुगांव, इम्फाल और सूरत अगले एक साल के अंतराल पर बनकर तैयार होने की उम्मीद है। यानी आईएनएस मोरमुगांव 2023, इम्फाल 2024 और आईएनएस सूरत 2025 तक नौसेना में शामिल होंगे। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। नौसेना की नई ताकत यहां पर मुंबई में एक कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पर पहुंचे हुए हैं। आईएनएस विशाखापट्टनम इसमें शामिल हो रहा है और ये सबसे बड़ी कमिश्निंग सेरेमनी का आयोजन वहां पर किया जा रहा है, जिसमें तमाम वीवीआईपी लोग, सैन्य अफसर वहां पर मौजूद हैं। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं नौसेना के बेड़े में। यहां पर ये शामिल भारत का पहला स्वदेशी P-15 ब्रावो ध्वंसक विशाखापट्टनम कमीशन के लिए तैयार है। राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया आज मुंबई में समारोह। वो सतर्क हैं, बहादुर हैं, वो हमेशा विजयी रहेंगी। भारत का पहला स्वदेशी P-15 ब्रावो विध्वंसक के बारे में यहां पर ट्वीट किया गया है और ये तस्वीरें भी हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। आईएनएस विशाखापट्टनम की किस तरीके से राजनाथ सिंह वहां पर पहुंचे, इसकी खूबियों के बारे में बताएं तो इसका जो वजन है वो करीब 7,400 टन। आईएनएस में 75% स्वदेशी कंटेंट है। आईएनएस में ब्रह्मोस टॉर्पीडो ट्यूब लॉन्चर हैं। आईएनएस में एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर है। आईएनएस में 76 mm सुपर रैपिड गन है, करीब 163 मीटर लंबा है। एक एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रमादित्य। नौसेना के पास 129 वॉरशिप हैं। शिपयार्ड में बने रहे 39 वॉरशिप। खबर नोएडा से, जहां पर सुपरटेक के दोनों टावर गिराने के मामले में अथॉरिटी ने बिल्डर को नोटिस जारी किया है। सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट के दोनों टावर गिराने में सिर्फ 10 दिन का वक्त बचा है और सुपरटेक बिल्डर ने अब तक टावर गिराने की कोई कार्ययोजना पेश नहीं की है। अथॉरिटी ने सख्ती दिखाते हुए सुपरटेक को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त को फैसला सुनाया था, इसके तहत 30 नवंबर तक दोनों अवैध टावर गिराने की बात कही गई थी। सुपरटेक बिल्डर के एपेक्स और सियान टावर को गिराने के लिए सुपरटेक को कंपनी का चयन करना था, जिसमें विशेषज्ञ कंपनी के रूप में सीबीआरआई काम करेगा और इसका सुपरविजन नोएडा अथॉरिटी को करना है। लेकिन दोनों टावर के ध्वस्तीकरण के लिए कंपनी का चयन नहीं किया गया। ऐसे में सुपरटेक बिल्डर की लेटलतीफी साफ दिखाई दे रही है। सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एपेक्स और सियान दोनों टावर गिराए जाने की बात कही थी, जिसके बाद सुपरटेक को नोएडा अथॉरिटी को कार्य योजना पेश करनी थी ताकि इन दोनों टावर को गिराया जा सके। फिलहाल 31 अगस्त को यह आदेश दिया गया था, लेकिन अब महज 10 दिन बचे हैं और अभी तक सुपरटेक बिल्डर की तरफ से नोएडा अथॉरिटी को किसी भी तरीके की कोई कार्य योजना नहीं प्रस्तुत की है, जिसके चलते नोएडा अथॉरिटी ने सुपरटेक को नोटिस भी जारी किया। और आपको बता दें, इस समय नोएडा के सेक्टर 93 में मौजूद है। ये वही एमराल्ड के दोनों ट्विन टावर हैं जिनको गिराए जाने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी और 31 और 30 माले के फिलहाल ये बने हैं। 40 माले के बनाए जाने थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए सख्त डिसीजन दिया, जिसके बाद ये दोनों टावर गिराए जाने थे और अब तक सुपरटेक बिल्डर की तरफ से किसी भी तरीके की कोई कार्य योजना प्रस्तुत नहीं की गई है नोएडा अथॉरिटी को, जिसके चलते उनको नोटिस जारी किया है और महज 10 दिन का वक्त बचा है। 30 नवंबर को यह मियाद पूरी हो जाएगी। अब देखना होगा आगे नोएडा अथॉरिटी और क्या कदम उठाती है।
कैमरामैन जगदीश उप्रेती के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज 18 नोएडा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज उत्तराखंड के दौरे पर हैं। आज वे देहरादून पहुंचे, जहां पर कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया है। केजरीवाल ने कहा कि उत्तराखंड के बहुत से लोग दिल्ली में रहते हैं और उन्होंने दिल्ली का विकास देखा है। अब उत्तराखंड में भी लोगों के मन में परिवर्तन का मन बना लिया है। केजरीवाल आज हरिद्वार में रोड शो कर शक्ति प्रदर्शन करेंगे। और दिल्ली के बीच में लोगों का आना जाना लगा रहता है। बहुत सारे उत्तराखंड के लोग दिल्ली में काम कर रहे हैं, आते जाते रहते हैं और लोग देख रहे हैं कि कैसे दिल्ली के अंदर पिछले कुछ वर्षों में बहुत अच्छा विकास हुआ है। तो इस बार उत्तराखंड के लोग भी मन बना चुके हैं कि उत्तराखंड के अंदर नई पार्टी को मौका देना चाहिए। सहारनपुर में बदमाशों में पुलिस का खौफ देखने को मिला है। यहाँ पर शातिर बदमाश और हिस्ट्रीशीटर थानों में लाइन लगाकर हाजिरी दे रहे हैं। अपराधियों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई से बदमाश खौफ में हैं। इनको डर है कि कहीं किसी आपराधिक मामले में इनका नाम ना आ जाए। इसी के डर से ये सभी सुबह शाम थानों में जाकर अपनी हाजिरी लगा रहे हैं। इसके अलावा हिस्ट्रीशीटर अपराधी अन्य लोगों को भी अपराध से दूर रहने की सलाह दे रहे हैं। जब पुलिस बुलाए ऐसे ही आना हाजिरी लगाने के लिए, और घर पे मिलना जब चेकिंग करने पुलिस आएगी। तो अभी बुलाए हैं, अभी घर पे भी जाके चेक करेंगे। क्या क्या अपराध करते थे पहले, बंद हुए ना जेल में। अब क्या काम कर रहे हो? खेती बाड़ी करता हूँ सर। तो जैसे आप गांव में रहते हैं तो लोगों को भी समझाते हैं कि अब हाँ अपराध सर, ना करें। हाँ सर यहाँ बाहर घूम के भी अच्छा लगता है। वहाँ पर तो उसमें है ना। जेल में कितना टाइम रहे? 10 साल रहे सर। जो हिस्ट्री शीटर्स है उनको ये निर्देश दिया गया है कि वो अपने हर मंथली आकर, हर वीकली आकर अपनी हाजिरी जो है थाने में लगाएं। और अगर इसमें अगर कोई भी कोताही बरती जाती है उनके द्वारा, तो इसमें थाना पुलिस द्वारा और जनपद सहारनपुर की पुलिस द्वारा उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है। तो इसी उसमें परिप्रेक्ष्य में आज भी एक थाना गागलहेड़ी में जो कुछ हिस्ट्री शीटर आए थे और उनके द्वारा बताया गया कि हम लोगों ने अपराध का रास्ता छोड़कर खेतीबाड़ी और दूसरे व्यवसाय का रास्ता अपनाया है। और इसी संबंध में जो है उनके द्वारा थाने पर आकर हाजिरी लगाई गई। बुलंदशहर में कार में जिंदा जलने से युवक की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं 2 लोग गंभीर तौर पर झुलस गए हैं। कार बेकाबू होकर पेड़ से टकरा गई, जिसके बाद उसमें आग लग गई। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया। गंभीर हालत को देखते हुए अस्पताल के डॉक्टरों ने हायर सेंटर रेफर कर मेडिकल कॉलेज के लिए दोनों को रेफर कर दिया है। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। तो बुलंदशहर की तस्वीरें, कार में जिंदा जलने से एक की मौत हुई है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। कार सवार 2 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। पेड़ से टकराने के बाद यहां पर यह कार में आग लगी है। ये तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। हादसे की जांच में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। कार में जिंदा जलने से एक की मौत हुई है। ये तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से कार धू धू कर जल रही है। भारत के अपने शॉर्ट वीडियो शेयरिंग ऐप चिंगारी ने क्रिप्टो सोशल टोकन गारी के साथ क्रिप्टो करेंसी बाजार में धमाकेदार कदम रखा है। सुपरस्टार सलमान खान गारी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। चिंगारी ऐप भारत में खासा लोकप्रिय हो रहा है और सोशल मीडिया कैटेगरी में बेस्ट ऐप का खिताब भी पा चुका है। चिंगारी ऐप न सिर्फ कंटेंट क्रिएटर्स बल्कि व्यूअर्स, एडवर्टाइजर्स और डेवलपर्स सबकी कामयाबी की कुंजी है। गारी का इस्तेमाल भविष्य की इन ऐप करेंसी के साथ साथ गवर्नेंस टोकन के तौर पर भी हो रहा है। आइए जानते हैं टीना से, जो कि एक इन्फ्लुएंसर हैं। इन्फ्लुएंसर या क्रिएटर, ये कोई सीरियस वर्क प्रोफाइल या प्रोफेशन है? इस बात को ही कोई सीरियसली नहीं लेता। इसके 2 रीजंस हैं, कंटेंट मोनेटाइजेशन की स्टेबिलिटी नहीं, और इसके आगे क्या, ये सवाल हमेशा ही रहता है। बट गारी टोकन की वजह से हमें कंटेंट मोनेटाइजेशन में स्टेबिलिटी मिल रही है। गारी टोकन की वजह से क्रिएटर्स को एक सब्सटेंशियल अमाउंट कमाने का मौका मिलेगा। लोकल मार्केट के टेम्परेरी ट्रेंड से आगे बढ़कर हम सिंसियर कंटेंट क्रिएशन पर ध्यान दे सकते हैं और इस प्रोफेशन को लॉन्ग टर्म कंटिन्यू कर सकते हैं।
लखनऊ में 56वीं ऑल इंडिया डीजीपी कॉन्फ्रेंस आज तीसरे दिन भी जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कॉन्फ्रेंस में शामिल हैं। वो देश के शीर्ष पुलिस अफसरों के साथ बातचीत भी करेंगे, साथ ही उनको संबोधित भी करेंगे। शाम 4 बजे प्रधानमंत्री दिल्ली लौटेंगे। कल भी पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पूरे दिन वहां पर मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने मीटिंग में शीर्ष पुलिस अफसरों के विचारों को सुना, प्रेजेंटेशन को देखा। यूपी पुलिस की ओर से डीजीएलओ प्रशांत कुमार ने माफिया, भूमाफिया पर की गई कार्रवाई, एटीएस एसटीएफ के कार्यों पर प्रेजेंटेशन दिया। कहा जा रहा है कि बैठक में तटीय सुरक्षा, वामपंथी उग्रवाद, नारकोटिक्स, साइबर क्राइम, सीमा प्रबंधन जैसे मामलों में ध्यान केंद्रित करने पर जोर देने की बात कही गई है। छप्पनवीं ऑल इंडिया डीजीपी आईजीपी पुलिस कॉन्फ्रेंस के तीसरे और आखिरी दिन इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और अजीत डोवाल इस वक्त यूपी पुलिस के मुख्यालय सिग्नेचर बिल्डिंग में दाखिल हो चुके हैं, जहां ये कॉन्फ्रेंस इस वक्त चल रही है। शुक्रवार को इस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया था। शनिवार को करीब 12 घंटे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री इस कॉन्फ्रेंस में शामिल रहे और आज भी सुबह 9:30 बजे से कॉन्फ्रेंस के शुरू होते ही प्रधानमंत्री, गृह मंत्री इस कॉन्फ्रेंस में शामिल हैं। कल पूरा दिन प्रधानमंत्री ने जो देश के शीर्ष पुलिस अधिकारी हैं उनको सुना है, जो प्रेजेंटेशन दी गई हैं उनको देखा है। ऐसा बताया जा रहा है वामपंथी उग्रवाद, कोस्टल सिक्योरिटी से लेके इंटरनल सिक्योरिटी, साइबर क्राइम, डेटा गवर्नेंस, सीसीटीवी सर्विलांस, सोशल मीडिया के इस्तेमाल से लेकर के जो एनजीओ हैं उनको फॉरेन फंडिंग मिल रही है, ऐसे तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई है, प्रेजेंटेशन हुई है। कल सुना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और आज सबको इंतजार है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन क्या होता है शीर्ष पुलिस अधिकारियों के लिए। कैमरामैन शरद तिवारी के साथ ऋषभ त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। लखनऊ में माफिया मुख्तार अंसारी की 3 करोड़ रुपए की जमीन कुर्क होगी। वहीं लखनऊ के हुसैनगंज में 194 वर्ग मीटर जमीन कुर्क होगी, जिसे 2007 में मुख्तार ने अपनी पत्नी के नाम पर खरीदा था। इससे पहले शनिवार को आजमगढ़ डीएम की ओर से कुर्की का आदेश जारी कर दिया गया। आजमगढ़ के तरवा थाने में मुख्तार के खिलाफ दर्ज गैंगस्टर के मामले में यह कार्रवाई हो रही है। बाहुबली माफिया विधायक मुख्तार अंसारी की पत्नी के नाम स्थित ये पेट्रोल पंप, जो राजधानी लखनऊ के 21 विधानसभा मार्ग पर पड़ता है, आज आजमगढ़ की पुलिस यहां पहुंचने वाली है और साथ ही साथ इस पे कुर्की की कार्रवाई करेगी। 2007 में 2078 वर्ग फीट के इस प्लॉट को आफसा अंसारी के नाम पर मुख्तार अंसारी के द्वारा खरीदा गया था और यहाँ पर एचपी की एक मशीन थी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम की एक मशीन थी, जिसको अब हिंदुस्तान पेट्रोलियम के द्वारा निकाल लिया गया है और अब इस एरिया को, जो ये खाली पड़ा एरिया है, इसका दक्षिणी भाग है, इस एरिया को आजमगढ़ पुलिस यहाँ पर आकर के लखनऊ जिला प्रशासन की मदद से यहाँ पर कुर्की की कार्रवाई करेगी। जिलाधिकारी आजमगढ़ के द्वारा इस पे कुर्की के संबंधित आदेश दे दिए गए हैं। लखनऊ जिला प्रशासन और लखनऊ नगर निगम की टीम के द्वारा यहाँ कुर्की की कार्रवाई आज की जाएगी। ऐसे में जहां पर बात करें राजधानी लखनऊ से जिला प्रशासन की ओर से एडीएम प्रशासन को इसकी जिम्मेदारी दी गई है, वहीं लेखपाल के द्वारा यहां पर पूरी पैमाइश के बाद में कटीले तारों से इसको यहां पर पूरा घेरा जाएगा और घेरने के बाद में यहां डुगडुगी और साथ ही साथ में यहां पर मार्किंग की जाएगी। बराबर यहां देखा जा रहा है कि मुख्तार अंसारी पर योगी सरकार नकेल कस रही है। ऐसे में और भी विकास प्राधिकरणों ने यहां पर प्रॉपर्टी को खंगालना मुख्तार अंसारी की शुरू कर दिया है। साथ ही साथ में आजमगढ़ पुलिस के द्वारा भी ये एक बड़ी कार्रवाई एलडीए की रिपोर्ट के बाद में होने जा रही है, जिसमें 2078 वर्ग फीट का ये पेट्रोल पंप अब कुर्क किया जाएगा। कैमरा पर्सन रवि गुप्ता के साथ प्रशांत किशोर पांडे, न्यूज़ 18 लखनऊ। हरदोई में घरेलू कलह के चलते हत्या और खुदकुशी का मामला सामने आया है। सराफा कारोबारी ने पत्नी और बेटी की गला रेतकर हत्या कर दी। इसके बाद फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। घटना का पता तब चला जब मृतक सराफा कारोबारी के पिता घर पहुंचे। मामले की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। सूचना पे पुलिस टीमें तत्काल मौके पर पहुंची। फील्ड यूनिट ने मौका मुआयना किया है, सारे तथ्य जुटाए गए हैं, सारे सबूत जुटाए गए हैं। पूरी संभावना है अनूप शर्मा ने पहले अपनी पत्नी का गला रेत के हत्या किया, फिर
अपनी करीब 6-7 साल की बेटी है उसका। उसके बाद स्वयं एक रस्सी के सहारे पंखे के कुंडे से लटक करके बक्सा रख करके उसकी मदद से लटके हैं। उसमें प्रथम दृश्य उन्होंने सुसाइड कर लिया है। तीनों शवों को फील्ड यूनिट्स द्वारा जांच करा करके सील करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है ताकि और भी तथ्य सामने आ सके। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। आप देख रहे हैं